सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद हार्वर्ड गार्डनर। पहला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर। आपका सेट जो भी हो, क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, बस क्वेश्चंस यही हैं, तो सेट मैटर नहीं करेगा। चलिए आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज्ड दैट इंटेलिजेंस यानी बुद्धि क्या है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की उन्होंने बात की है। कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू मल्टीपल काइंड्स। सिंपल बात है, पूरा तब समझेंगे जब इसको एनालाइज कर रहे होंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, कि अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एंटिटी रिव्यू पे बात नहीं करते हैं, ये 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत तभी कहलाता है। इन्होंने जेनेटिक्स को ज्यादा महत्व नहीं दिया, रिकॉल, ये सब बेकार की बातें गार्डनर के अनुसार। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक थी इनकी। फोर्थ ऑप्शन सही है। व्हाट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा क्या है, बताइएगा फटाफट से। प्रगतिशील शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग की बात करती है। जॉन डुई को याद कर लीजिए, जहां बच्चा एक्टिव होगा बात बन जाएगी। एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट एम्फेसाइजेस इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम्स। बिल्कुल सही बात है ना। स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं भाई, फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए यहाँ पे। मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया। अप्रोच टू एजुकेशन दैट डिसिप्लिन नहीं, और सिर्फ टेक्नोलॉजी या मल्टीमीडिया का यूज करना ही आपका ये नहीं है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बच्चा एक्टिव चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। असर्शन और रीजन, ये एक अच्छा सवाल कहेंगे इसको, क्योंकि फंसाने की कोशिश पूरी तरह से की गई है। हालांकि अगेन जो मेरा सेंस कहता है, जितना मैं सीबीएसई को समझती हूँ या सीटेट के पैटर्न को समझती हूँ, उस हिसाब से जो मैं इसका आंसर बताऊंगी वही होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें खेला जा सकता है, दोनों तरफ ही जाया जा सकता है। चलिए आते हैं, समझते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करें, असर्शन है, स्टेटमेंट है, गर्ल्स इन मिडिल स्कूल माइट ऑफन बी साइलेंट एंड नॉट पार्टिसिपेटिव इन क्लासरूम डिस्कशंस। मतलब माध्यमिक विद्यालय में, अगर मैं मिडिल स्कूल की बात करूं तो हम कहेंगे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 भी नहीं, अगर हम कहें 6th to 8th क्लास के, है ना, 6th to 8th क्लास का जो बच्चा है, वो, उसमें भी लड़कियों की बात हो रही है। तो माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जेंडर बायस बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अगर जनरलाइज किया जाए, सामान्यकरण किया जाए, तो ये पाया जा सकता है कि लड़कियों का पार्टिसिपेशन कम हो बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। आपके कल्चर ने सिखाया हो कि तुम्हें तो चुप रहना है, तुम्हें तो उल्टे जवाब नहीं देने हैं, ये वो 50 चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो पूरी संभावना है कि इसको हम सही मान लेंगे, है ना। ये फैक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अजम्पशन है, ये जनरलाइजेशन है, सामान्यकरण है। ये कोई 100% सही बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता है तो उसके कल्चरल रीजन भी हो सकते हैं। ठीक, तो हम यहां पे जाएंगे, एक सही है ये मान करके हम चल रहे हैं, और ज्यादातर संभावना है कि एग्जामिनर ने भी इसको ऐसे ही सोच करके क्वेश्चन को बनाया होगा। तो वो एक बात है। रीजन क्या है इसका? गिवन देयर जेनेटिक मेकअप, गर्ल्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉम्प्रीहेंड एंड कोप अप विद दी चैलेंजिंग करिकुलम इन मिडिल स्कूल। ये कहना गलत है कि वो साइलेंट है तो इसका मतलब उनकी जेनेटिक क्षमता नहीं है, ये बात एकदम गलत हो जाएगी। इसमें सोशल रीजंस हो सकते हैं कि वो शाय हैं, उनको ज्यादा बोलने के मौके नहीं दिए जाते, अप्रिशिएट उतना नहीं किया जाता बोलने को लेकर के, है ना, लड़की होकर के इतना बोलती हो, इस तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं कई बार। तो ये क्या है, उस रीजन से ये सही हो सकता है, नहीं तो ये गलत भी, कोई इसमें कोई, क्योंकि ये लॉजिकल, ये कोई साइंटिफिक बात नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे कही जा रही है। माइट ऑफन लिखा हुआ है, ठीक, तो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू, है ना। ए तो सही हो सकता है यहाँ पे, आर सही नहीं हो सकता, आर तो इसका एकदम ही गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सेकेंड ऑप्शन के साथ मैं यहाँ पे जा रही हूं। आगे बढ़ेंगे, ये वैसा ही है कि जो गर्ल्स हैं उनको डॉल्स के साथ खेलना पसंद होता है ऑल, तो उसका कल्चरल रीजन ज्यादा है, उसका कोई जेनेटिक रीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 4 में द नेचर ऑफ असेसमेंट शुड बी, आकलन का नेचर कैसा होना चाहिए? डायनेमिक होना चाहिए, ये बात हमको पता है ना। डी फॉर डायनेमिक यानी परिवर्तनशील, सिचुएशन और नीड के हिसाब से आपके आकलन के स्टाइल्स चेंज हो जाने चाहिए। हर बच्चे से सेम मेथड से आप आकलन नहीं करते हैं, ना सेम मेथड से पढ़ाते हैं। ये मैं आपको बता भी चुकी थी कि स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स बहुत अच्छी बात नहीं होती। ठीक, फ्लेक्सिबल रहना है हमको। एंड असेसमेंट टास्क शुड बी व्हाट, कैसे होने चाहिए? ऑथेंटिक होने चाहिए। फिर असेसमेंट टास्क अगर आप स्टैंडर्डाइज दे देंगे तो पंगा हो सकता है, तो हम 4th के साथ जाएंगे, वो मुझे यहां ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। तो 4th ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन क्या है भाई, पढ़िएगा एक बार। असर्शन है इसमें, यानी कथन है, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू रिलाई ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट व्हाइल कंडक्टिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग जब आप ले रहे हैं तो इंडिविजुअल नीड्स का यहां ध्यान रखा जाना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रखता, इसलिए ये बात सही है एकदम, है ना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट चलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, रीजन क्या है इसका? इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग स्कोर्स आर कंपेयर टू अ सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी जो निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। कंपेयर टू अ सेट परफॉर्मेंस
स्टैंडर्ड। ये बात एकदम सही है कि जैसे 150 नंबर का पेपर है, सीआरटी और एनआरटी आपको बताया था मैराथन में भी, तो 90 नंबर का क्राइटेरिया है लेकर के आना। तो ये बात एकदम सही है कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में स्कोर्स जो हैं वो कंपेयर किए जाते हैं टू अ सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। एक सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पे 60% आए कि नहीं, 90 नंबर आए कि नहीं, ये बात अपने आप में सही है। ठीक, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट दी, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा इस बात का कि यहां पे रीजन कुछ और था और यहां पे रीजन कुछ और है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो मेरी समझ के आधार पे पहला ही उत्तर यहां सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल स्किल्स इन स्टूडेंट्स। यानी कौन सा एक ऐसा क्वेश्चन का या ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा मिलेगा, एनालाइज करने का मौका मिलेगा, बच्चे को एनालिसिस यानी तोड़ के देखने का मौका मिलेगा। तो अगर हम देखें एक्सप्लेन द की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन में आपका एनालिटिकल थिंकिंग, कोई दिमाग का ज्यादा यूज जहां होगा वहां एनालिटिकल थिंकिंग लगेगी। तो सिर्फ जब आप की पॉइंट बता दे रहे हैं तो आपकी रिकॉल पावर लग रही है, ना कि आपका एनालिसिस लग रहा है। हाउ हैव मैमल्स अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट, इसमें बातें करनी पड़ेंगी कि कैसे मैमल्स ने अपने वातावरण में, स्तनधारियों ने कैसे अपने वातावरण में अनुकूलित किया स्वयं को। फिर आता है टेल अ फ्यू एग्जांपल्स, है ना, फ्यू नॉन एग्जांपल्स ऑफ मैमल्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही अगर आप एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल उठा करके दे देंगे तो एनालिसिस का मौका नहीं मिल पाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैमल, अगेन ये रिकॉल के लिए ठीक है। एनालिसिस में दिमाग लगेगा, सोचने पे जोर पड़ेगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में सबसे ज्यादा पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा फटाक से, ये क्या कहता है भाई, ये कहना चाहता है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, 7 कह रहा है कि असर्शन यानी स्टेटमेंट क्या है, एन इंक्लूसिव क्लासरूम डज नॉट ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अगर इंक्लूसिव क्लासरूम में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो कहां पे होगा, है कौन से दुनिया के कोने में फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एक पॉजिटिव बात है, बच्चों की नीड के अनुसार आप चीजें करें। तो एन इंक्लूसिव क्लासरूम डज नॉट ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये कहना गलत है। इंक्लूजन इज अ पॉलिसी दैट स्ट्रेसेस इक्वल अपॉर्चुनिटीज बाय प्रोवाइडिंग सेम लर्निंग गोल्स। सेम लर्निंग गोल नहीं, ये दोनों ही बातें गलत हो जाएंगी। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। सबके लिए सेम गोल थोड़ी रखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए गोल रखा जाता है। बात सही है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, use of the people first language such as using the description students with a learning disability instead of learning disabled student। तो learning disabled कहने की बजाय किसी को हम क्या कहें, student with a learning disability। वो व्यक्ति disabled नहीं है, एक learning की disability है, भाषा का अर्थ है, अंतर है। तो इंक्लूजन की भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, टेक इज अ हिंड्रेंस नहीं, कॉन्सोनेंस विद द ह्यूमन राइट्स अप्रोच टू इंक्लूजन, यानी समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है कि भाई ह्यूमन के राइट्स हैं, आप उसको ऐसे लेबल मत कीजिए कि उसको डिसेबल्ड ही बता दिया। हम क्या कह रहे हैं, लर्निंग डिसेबल्ड है, व्यक्ति डिसेबल्ड नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात सही है। इसके अलावा टेक्स अवे द एम्फेसिस फ्रॉम डिसेबिलिटीज एंड इज, नहीं इज नॉट इन द ट्रू स्पिरिट, नहीं फर्स्ट ही सही बनेगा। यहाँ पे कुछ और बनता ही नहीं है कि समावेशन जो इंक्लूजन के राइट्स हैं बच्चे के, वो इसमें ध्यान में रखे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और बताइएगा कि क्या सही उत्तर होना चाहिए। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन ऑफ कोर्स, देखिएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस टू केटर द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल डिफिकल्टीज इंक्लूड, यानी जिन बच्चों को दृष्टि बाधिता है, देखने में समस्या है, तो उनके लिए कौन से डिवाइसेस सही होंगे। ऑल्टरनेटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस, हाँ ये यूज हो जाते हैं। ब्रेल एम्बॉसर एंड डिस्प्लेस, टच एंड फील सही है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जैसे आपका फोन आ रहा है और एक बच्चा है जो नहीं देख सकता, तो आजकल सॉफ्टवेयर है जो बोल के बता देगा कि भाई किसका फोन आ रहा है, तो वो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के लिए अच्छा है। यूज ऑफ साइन लैंग्वेज, ये डेफ एंड डम बच्चों के लिए यूज होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, या स्टूडेंट्स हैविंग डिफिकल्टी या फिर हैविंग डिसेबिलिटी विद डेफ एंड डमनेस, वो वहां पे यूज हो जाएगा। ए बी और सी, डी यहां पे सही नहीं है। ए बी सी का ऑप्शन मुझे लग रहा है भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक, ये डी के साथ ना जाकर के बाकी हम थर्ड के साथ यहाँ फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए बी और सी। डी की बात जो है वो साइन लैंग्वेज यहाँ पे यूज नहीं होगा विजुअल इंपेयर्ड के लिए, क्योंकि साइन में हम जेस्चर्स का यूज करते हैं, हाव भाव का यूज करते हैं, और एक बच्चा जिसको विजुअल डिफिकल्टी है या विजुअल डिसेबिलिटी है, उसको हाव भाव देखने में और समझने में ज्यादा समस्या होगी। बात सही है नहीं है। आते हैं समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म इट इज एडवाइजेबल टू, यानी स्वालीनता वाले बच्चे को अगर आपको सपोर्ट करना है तो
क्या करेंगे आप? पहला है क्रिएट अ क्लासरूम सेटिंग दैट इज ओवर स्टिमुलेटिंग। नहीं, ओवर स्टिमुलेट करेंगे तो वो बच्चा और ज्यादा परेशान हो जाएगा। फॉर्म एंड अनस्ट्रक्चर्ड सेटअप, नहीं, एकदम स्ट्रक्चर्ड सेटअप होना चाहिए इन बच्चों के लिए। यूज कॉन्क्रीट लिटरल एंड कंसिस्टेंट लैंग्वेज, ये बात थोड़ी सी हमको जम रही है। अवॉइड गिविंग विजुअल सपोर्ट, एंड नहीं, देखने में दिक्कत थोड़ी होती है, तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन, गिफ्टेड बच्चे 3 प्रकार के होते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है। इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जिनका आईक्यू ज्यादा है, टैलेंटेड हैं जो, और क्रिएटिव हैं, किसी क्षेत्र में अच्छा कर। अब टैलेंटेड एंड क्रिएटिव बच्चों को कैसे एड्रेस करना है क्लासरूम में? प्रोवाइड देम विद डिटेल्ड एंड एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, यानी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। एंश्योर दैट दे रिसीव हायर ग्रेड, गिव प्राइमेसी टू देयर कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट्स ओवर इमोशनल नीड्स, कीप देम एंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड इन दी लर्निंग प्रोसेस। अगर उनको मजा आएगा सीखने में तो वो कुछ कुछ नया करते रहेंगे, बाकी बातें उतनी यहाँ लागू होती नहीं है। ठीक, रीड की प्रिपरेशन में बात करेंगे भाई, देखिएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टीचर्स शुड डील विद फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लासरूम, बच्चों के फेलियर को, असफलता को कैसे डील करें टीचर, ये पूछा है। बाय करेक्टिंग एंड ओवर करेक्टिंग द स्टूडेंट, नहीं, ओवर करेक्ट नहीं करना है, स्टैंडर्डाइज आईक्यू से भी कुछ नहीं होने वाला। बाय आइडेंटिफाइंग द कास्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बेकार की बातें हैं। बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देयर ओन पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, अपने ही टीचिंग मेथड को देखें कि कहां कमी रह गई, कैसे सुधारा जा सकता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, ये क्या कहता है भाई? व्हाट इज द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, रचनावादी अधिगम में ओल्ड नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज, जिसपे हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, उसका क्या रोल है? प्रायर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग कनेक्शंस एंड फैसिलिटेटिंग न्यू लर्निंग। भाई मैं ये बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक नींव के जैसा है, जो प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान बच्चा लेकर के आता है अपने साथ, वो उस प्रीवियस नॉलेज पे बिल्ड ऑन करेंगे आप न्यू नॉलेज को कनेक्ट करके। ठीक, तो क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। प्रायर नॉलेज इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर लर्नर्स हु हैव हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये सब बेकार की बातें हैं। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही है, कोई और बनता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाउ कैन टीचर्स सपोर्ट स्टूडेंट्स इन बिकमिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, बेसिकली बच्चा जो है वो एक्टिव है और खुद से अपने अधिगम को दिशा दे पाए, इसके लिए टीचर क्या करें? तो मौज करें हैं या बच्चों को मौज कराएं? देखो, बाय सेटिंग एक्सप्लिसिट गोल्स, नहीं, बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू, देखना है बच्चा कहां एक्टिव है, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग एंड डेवलप सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स, बस सिंपल है। बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एंड प्रेस्क्रिप्टिव इंस्ट्रक्शंस, ये बेकार है। बाय मतलब बेकार की बात है, बेकार तो क्या है। बाय प्रोवाइडिंग फ्रिक्वेंट फीडबैक एंड ग्रेड्स, नहीं भाई, सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ सही बनता है, कोई और ऑप्शन आसपास भी नहीं है उसके। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये हल्का सा ब्लर है बट काम चलाएंगे, देखिएगा क्या कहना चाहता है कवि, फटाफट से देखते हैं। असर्शन है अब मिडिल स्कूल टीचर कीप्स इन रेगुलर टच विद द प्रेजेंट पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास टू अंडरस्टैंड देम बेटर, बच्चों को पेरेंट्स से वो टच में रहता है, ताकि एक टीचर है जो टच में रहते हैं ताकि पता चल सके, बच्चों को बेहतर तरीके से समझा जा सके, क्योंकि वो परिवार से आ रहे हैं और स्कूल में आ रहे हैं, ये दो महत्वपूर्ण जगहें हैं। रीजन क्या है? कम्युनिटीज शुड बी डायरेक्ट हाउ एंड व्हाट द कम्युनिटीज शुड डायरेक्ट हाउ एंड व्हाट द चिल्ड्रन शुड लर्न, कम्युनिटीज को ये डायरेक्ट करना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखें और क्या सिखाना चाहिए। तो एक संभावना ये है कि आर सही यहां पे ना माना जाए, बट क्योंकि मेरा जो प्रीवियस अनुभव कहता है वो कहता है कि दोनों को सही माना जाएगा और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या है, तो हम यहाँ फोर्थ के साथ जा रहे हैं। फिर भी 0.5% का डाउट इसमें आप चाहें तो रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इन ऑर्डर टू एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स टीचर्स शुड एनकरेज डैश एंड शुड प्रमोट डैश थिंकिंग। अब एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देना है यदि टीचर को, तो क्या किया जाए? तो वर्बलाइजेशन को महत्वपूर्ण मान सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि बच्चा मौखिकीकरण, कोई समस्या है उसके बारे में बात करे और या वर्बलाइज करे, उस चीज को बोल के देखे। एंड शुड प्रमोट एनालॉजिकल थिंकिंग, अगर समान तरह की समस्या है तो उसने अगर प्रीवियस उस तरह की कोई समस्या देखी है तो उस एक्सपीरियंस से, अनुभव से नई समस्या को सॉल्व कर सके। चलिएगा, खैर ये मीन्स एंड एनालिसिस वाला भी सही था, बट ये कन्वर्जन की वजह से यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इन डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स, भाई अधिगम अन्वेषण की जब हम बात कर रहे हैं या डिस्कवरी लर्निंग जिसकी बात आपके ब्रूनर करते हैं, डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है? कंसिस्टेंटली मेक न्यू डिस्कवरीज इन द वर्ल्ड थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज, डेराइव इन्फॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स, rehearsal and extended, make new discoveries in the world through rehearsal and extended practice, derive information for themselves through exploration and manipulation of ideas, विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चे, या फिर नई डिस्कवरी बना देते हैं। हम फोर्थ के साथ जाएंगे इसमें,
0.5% का डाउट है कि फर्स्ट के साथ ये लोग चले जाएं, बट संभावना बहुत कम है कि ए के साथ जाएं, क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग में यही नहीं है कि कंसिस्टेंटली मेक न्यू डिस्कवरीज इन द वर्ल्ड थ्रू एक्सप्लोरेशन, कि नई नई खोज होती ही रहती है हमेशा लगातार, वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। तो हम फोर्थ के साथ जाना यहाँ ज्यादा पसंद करेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसमें एक डाउट आप लगा के चल सकते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन और बताया था, एक ये बताया है, जिसमें उसमें तो फिर भी कम है, इसमें डाउट थोड़ा सा ज्यादा है कि किसके साथ जाना चाहेंगे। डिस्कवरी लर्निंग, in discovery learning students consistently make new discoveries in the world through exploration and manipulation of ideas, derive information for themselves through exploration and manipulation of ideas। कह सकते हैं हम फोर्थ के साथ ये भी जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नई डिस्कवरी ही बना देते हैं वो दुनिया में, ऐसा नहीं है कि नई चीजें पहले से, तो इसका डाउट खत्म कर लेना, फोर्थ के साथ ही जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई नई डिस्कवरी ही हमेशा हो जाएगी, कोई बिल्कुल थॉमस एल्वा एडिसन की तरह एक नया डिस्कवरी करेंगे तब डिस्कवरी मेथड यूज होगा, नहीं। कई बार बच्चा जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसी को डिस्कवर करने के प्रयास में एक्शन या एक्टिविटी करता है, तो फोर्थ के साथ ही जाएंगे, यहाँ कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। रियलाइजिंग दैट ही इज नॉट पेइंग अटेंशन इन द साइंस क्लास एंड हेंस ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, रमेश डिसाइड्स टू सिट एट द फ्रंट सो दैट ही कैन फोकस अटेंशन बेटर। विच लर्निंग स्ट्रेटेजी इज रमेश यूजिंग? यानी रमेश एक बच्चा है जो महसूस करता है कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे पा रहा है और उसको इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है, तो वो आगे बैठेगा कल से क्योंकि उसका ध्यान नहीं जा रहा है। दैट मीन्स रिफ्लेक्ट किया है महेश ने, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच पे भी सोच है, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, ये मेटाकॉग्निशन है, अधिसंज्ञान है, परासंज्ञान है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इमोशंस इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निशन? यानी संवेगों के बारे में कौन सी एक बात सही है, ये हमसे पूछा है। तो पहला है इमोशंस हेल्प इन एफिशिएंट रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं। इमोशंस मॉड्यूलेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन हाउएवर डिग्री एंड डायरेक्शन, ये सही है। सिंपली इसके साथ चले जाएंगे, भावनाएं जो हैं वो अलग अलग तरीके से आपके संवेग को, कॉग्निशन एंड इमोशन एक नंबर का टॉपिक आता ही है आपका। आगे बढ़ेंगे, 20वां सवाल देखेंगे, थोड़ा क्या कह रहे हैं भाई, थोड़ा क्या देखेंगे, पूरा ही देखेंगे इसको। हाउ कैन टीचर्स इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन द स्टूडेंट्स? यानी आंतरिक अभिप्रेरणा को यदि बढ़ावा देना है तो क्या करें? लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, इतनी बार हमने डिस्कस किया है। लर्निंग फॉर द जॉय ऑफ लर्निंग, मजे के लिए सीख रहे हैं, रीजन बाहर नहीं है ना। तो बाय इनकलकेटिंग जॉय ऑफ लर्निंग, तो जब सीखने में मजा आएगा, रीजन बाहर नहीं होगा, तो आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप आ जाएगी, उसमें रीजन बाहर नहीं होता।